घर के दरवाजे की जब डोरबेल बजी और रचना ने जब आकर के दरवाजा खोला तो सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है। पूछती है कि जी आप कौन? तो वो अपना नाम राकेश बताता है। तो वो कहती है कि वो राकेश। तो वो कहता है कि जी। तो उसने कहा कि तुम्हें करीम ने भेजा है? तो उसने कहा कि जी हाँ। तो कहती है कि अंदर आ जाओ। राकेश अंदर पहुंच जाता है, लेकिन ये क्या, जैसे ही रचना दरवाजा बंद करती है वो रचना के ऊपर टूट पड़ता है। वो उसको गले लगा लेता है और उसे किस कर लेता है। रचना उसे धक्का दे करके खुद से दूर करती है और कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मैं पहले तुम्हें जांचूंगी, परखूंगी। अगर मेरी कसौटी पर तुम खरे उतरे, तुम मुझे पसंद आए, तो ही आगे होगा जो वो होना होगा वो। अभी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम करीम के दोस्त नहीं होते तो इसी वक्त तुम्हें धक्का दे करके मैं घर से बाहर निकाल देती। राकेश मुस्कुराने लगता है और फिर उसे बैठक में ले जाकर बैठाती है और वो राकेश के साथ बातें करना शुरू कर देती है। और इसके बाद वो राकेश से कहती है कि कपड़े उतारो। राकेश खुश हो जाता है और वो ऐसा करने भी लगता है। कहती है कि पहले मैं चेक करूंगी कि मेरे लिए सब कुछ बहुत मैटर करता है। अगर मुझे सब कुछ सही लगा तो ही जो है मेरा आगे तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। राकेश उसके कहे अनुसार वो सब कुछ करता है जो वो कहने को करती है। और जब वो देखती है रचना तो वो खुश हो जाती है। कहती है कि लगता है कि तुम बहुत काम के आदमी है। और फिर उसके बाद वो राकेश के नजदीक जाकर बैठ जाती है और फिर वहां बैठने के बाद वो राकेश के साथ खेलना शुरू कर देती है। और राकेश भी जो है वो भी काफी एक्साइटेड हो जाता है और देखते ही देखते वो भी रचना के शरीर से वो वस्त्र हटा देता है। और फिर उसके बाद शुरू होता है उस कमरे में राकेश और रचना के बीच वो एक गलत खेल। राकेश सोच करके तो कुछ और आया था, लेकिन रचना तो कुछ और ही निकली थी। वो जिस तरीके से उसके साथ जो काम कर रही थी, जिसकी कल्पना राकेश ने कभी की भी नहीं थी, राकेश को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। जो कुछ कर रही थी वो रचना ही कर रही थी। राकेश सिर्फ सोच रहा था कि करीम ने जो कहा था ये तो उससे भी 10 गुना बढ़ करके निकले। और जब वहां पर ये जब कुछ होने के बाद शांत होता है तो जो रचना होती है वो राकेश से कहती है कि तुम तो बड़े ही काम के आदमी हो, तुम मुझे बहुत पसंद है और ये सिलसिला अब आगे ऐसे भी चलेगा तो आओगे ना तुम दोबारा लौटकर मेरे पास? तो वो राकेश कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो कहता है कि बताओ तुम्हारी फीस कितनी हुई? तो रचना हंसते हुए कहती है कि क्या करीम ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करती, बस अपने शौक के लिए और अपनी खुशी के लिए ये काम करती हूँ। राकेश कहता है कि हाँ करीम ने बताया तो था। फिर रचना राकेश से कहती है कि जब करीम ने तुम्हें ये भी कह करके भेजा होगा कि मैं जो है किसी फिल्म की हीरोइन की तरह लगती हूँ। तो राकेश कहता है कि तुम्हें कैसे पता है? तो वो कहती है कि करीम मुझे कई बार कह चुका है कि मैं एक खूबसूरत हीरोइन की तरह लगती हूँ और स्वाभाविक है इसलिए तुमने भी यही बात बताया है और तुम हीरोइन की तरह ही सुंदर सोचती हुई उसी कल्पनाओं में खोए हुए तुम मेरे साथ ये सब कुछ करने आए होंगे। तो वो कहता है कि देखिए मैं नहीं जानता कि वो कितना खूबसूरत आपको बताता था, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। रचना कहती है कि मैंने भी कभी इस चीज के बारे में देखा और समझा तो नहीं, लेकिन मुझे करीम ने कहा कि तुम हीरोइन जैसी लगती हो तो बस मैं यही जानती हूँ। फिर भी राकेश उसे 2,000 रुपए जबरदस्ती दे देता है और फिर जब वहां से जाने लगता है तो रचना उसे रोक लेती है और कहती है कि सुनो तुम्हारे लिए काम की बात है। राकेश कहता है कि जी कहिए। कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तो वो कहता है कि क्या? तो वो कहती है कि तुम्हारे पास मेरे पास कुछ चुनिंदा मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं अक्सर ये खेल खेला करती हूँ। मैं सभी के साथ ये काम नहीं करती, कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके साथ मैं ये काम बार बार दोहराती हूँ। मैंने एक प्लान किया है, ये काम जो है अब एक बार ग्रुप में किया जाए, क्योंकि सबके साथ अकेले ऐसे कर करके तो मैं बोर हो चुकी हूँ और अब मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम सारे के सारे एक साथ आकर के मुझसे ऐसे मेरे साथ खूब हम लोग मिल करके मजे करेंगे जैसा कि आज तक पहले मैंने किया नहीं है। राकेश कहता है कि कौन कौन है इसमें? तो वो कहती है कि तुम हो, एक करीम हो, एक पंकज पवार है और एक जो है उसका नाम गुलजार है। राकेश करीम को तो जानता था, पंकज और गुलजार को वो नहीं जानता था। फिर भी जो राकेश होता है वो तैयार हो जाता है, कहता है कि फिर तो और मजा आएगा, तुमने तो कुछ और ही नई बात कह दी। और फिर उसके बाद अगले दिन शाम 8 बजे का वो उसे न्योता दे देती है और राकेश वहां से निकल करके चला जाता है दोस्त। और अगले दिन रात को 8 बजे जो महफिल लगने वाली थी उसमें जो कुछ भी होने वाला था वो बहुत ही भयानक और चौंका देने वाला था दोस्तों। रचना जो होती है वो भोजगज नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की पत्नी थी। भोजराज जो था वो किराए की टैक्सी चलाया करता था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि उसकी पत्नी खुद एक ऐसी काम करने वाली महिला बन जाएगी जिसमें रोज नए नए लोग आते जाते ही रहेंगे।
और आगे इस घटना में जो कुछ भी होता है दोस्तों, वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान करके रख देने वाला होता है। तो आइए आज पूरी इस घटना को जानेंगे और सुनेंगे, और जब आप भी सुनेंगे तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार सच में ऐसा दुनिया में हो सकता है। तो बताऊंगी दोस्तों पूरी घटना विस्तार से, कहानी को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक की रहने वाली रचना के परिवार में रचना और रचना के 3 बड़े भाई, सबसे छोटी रचना थी। पिताजी और माँ दोनों ही छोटी मोटी नौकरी किया करते थे और घर परिवार को पाल पोस कर रहे थे। घर छोटा था और परिवार में रहने वाले 5 लोग थे, 3 बच्चे और 2 माता पिता। एक दूर का रिश्ते का मामा भी इन्हीं के साथ रहने आया था। सभी लोग एक ही जगह पर सोया करते थे, माँ बाप एक कमरे में सो जाया करते और 4 बच्चे और वो मामा वही जो उनकी बैठक होती थी वहीं पर नीचे बिस्तर लगा करके सोया करते थे। रचना जब इधर 14-15 साल की उम्र तक आकर पहुंची थी तो जो मामा उसके बगल में सोया करता था, रात को वो उसके साथ कुछ गलत हरकतें करने लगा था। पहले पहले ही रचना को ये सब कुछ बहुत अटपटा लगा था, लेकिन धीरे धीरे मामा की जो उसकी हरकतें बढ़ने लगी और रचना को भी जब इस खेल में मजा आने लगा। और एक रात ऐसी होती है कि उस रात को वो जो दूर का रिश्ते का मामा होता है वो रचना के साथ वहीं पर उसके साथ पहली बार सब कुछ कर लेता है। और उस दिन से अब रचना को ये काम करने की आदत लग चुकी थी। रोज रात को उस दूर के मामा के साथ जो था वो अब अपने ही घर में इसका खेल रोज चलने लगा था। लेकिन रचना ने जब एक बार अपने मामा के साथ ये सब कुछ किया तो अब रचना को बार बार यही काम करने को मन करने लगा था। और अब रचना जो है वो अलग अलग लोगों की तलाश करने लगी थी, वो नए नए बॉयफ्रेंड बनाने लगी थी। 18-19 साल आते आते कितने लड़कों के साथ उसने सब कुछ किया था ये शायद रचना को भी गिनती नहीं थी। अब जब रचना 22 साल की हुई तो रचना के लिए लड़का देखना शुरू किया गया। और रचना के लिए लड़का देखा जाता है भोजराज, जो कि कर्नाटक के बेलगाम का रहने वाला था। और अब उसी लड़के के साथ रचना की जो जीवन थी वो आगे बढ़ने वाली थी। भोजराज जो था वो बहुत ही अच्छा और सीधा साधा इंसान था और वो एक टैक्सी ड्राइवर होता है। और उसी के साथ रचना जो थी अब उसकी जीवन की आगे की जो कहानी थी वो चलने वाली थी। भोजराज किराए की टैक्सी चलाया था। भोजराज के साथ रचना का विवाह कर दिया जाता है। रचना दुल्हन बन करके भोजराज के घर चली जाती है। देखने में काफी सुंदर थी और भोजराज भी अपनी पत्नी को पाकर खूब खुश नसीब समझता था। पहले पहले तो वो उसके प्यार और उसके रूप यौवन में डूबा रहने लगा था। 2 साल शादी को बीते, एक बच्चे ने जन्म लिया, बेटी ने। और फिर उसके बाद इसी तरह से जीवन की गाड़ी आगे चलने लगी। भोजराज अपने कामों में व्यस्त होने लगा। कुछ साल, शादी के 2 साल तक तो जो रचना थी वो शादी के पहले जो कुछ भी किया था वो सब कुछ भूलकर वो सिर्फ अपने पति की होकर रह गई थी। लेकिन अब जब पति पर जिम्मेदारियां बढ़ी, अचानक से वो काम में व्यस्त होने लगा, तो उसे जो है वो पुरुष का जो सुख चाहिए था उसके लिए वो अब तरसने लगी थी। अब भोजराज के लिए भी जो ये रचना थी वो पुरानी से होने लगी थी। अब उसका भी इंटरेस्ट उसमें कम हो चुका था, वो भी पहले की तरह उसे प्यार नहीं करता था और उस तरह के सुख के लिए रचना तड़पने लगी। तो फिर रचना ने बाहर से तलाश करना, नए शिकार शुरू कर दिया। और रचना को इस काम को करने के लिए ज्यादा देर नहीं लगी। रचना किसी एक साथ रिश्ते बनाती और उसके साथ कुछ दिनों तक रिश्ते में रहती और रचना जल्द ही उस मर्द से, उस पुरुष से बोर हो जाती थी। और फिर उसके बाद वो किसी नए लोग की तलाश करती और फिर दूसरे के साथ भी फंसा करके उसके साथ यही कर रही थी। कपड़ों की तरह वो पुरुष अपने जीवन में बदल रही थी। और ऐसी बातें आखिर कब तक और कहां तक छिपती। भोजराज को जब ये बात पता चलती है तो पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता है, लेकिन वो वक्त भी आ जाता है जब भोजराज रंगे हाथों रचना को एक दिन किसी गैर पुरुष के साथ पकड़ लेता है। और जब उसका रचना से वाद विवाद होता है तो रचना उससे डरती नहीं है, बड़ी ही बेशर्मी के साथ उसके साथ बहस करती है और उसे ही खरी खोटी सुनाने लगती है। भोजराज चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब तक 2 बच्चों का जन्म हो चुका था और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और वो बच्चों से अपनी माँ का साया नहीं छीनना चाहता था, वरना वो कब को रचना को छोड़ चुका होता। भोजराज एक रास्ता निकालता है कि शायद यहाँ पर रहे तो रचना को सुधारना मुश्किल है, वो ये जगह ही छोड़ देगा, वो यहाँ से कहीं दूर जाकर के बच जाएगा। शायद वहां जाने के बाद रचना जो है वो सुधर जाए। और शायद यही सबसे बड़ी गलती भोजराज ने कर दी थी। भोजराज बेलगाम छोड़ता है और आकर के गोवा में बस जाता है। क्योंकि वो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था, इसीलिए वो एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन रिसर्च करता है जहां पर बसने के लिए, जहां पर उसका व्यापार अच्छे से चल सके। गोवा आता है, किराए का मकान लेता है 3 कमरों का और वहां पर वो अपने परिवार के साथ रहने लगता है। गोवा में ही एक किराए की टैक्सी लगता है और वहीं पर वो टैक्सी चलाने लगता है। गोवा वैसे ही टूरिस्ट के लिए फेमस है, काम धाम भी उसका ठीक ठाक चलने लगता है और यहाँ पर भी वो अपने कामों में व्यस्त रहने लगा था। गोवा जैसी एडवांस जगह, यहाँ की चकाचौंध, यहाँ की रंगीन दुनिया, जिस
काले कारनामों से दूर रखने के लिए वो अपनी पत्नी रचना को यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन वो ऐसी जगह पर लेकर आया था जहां पर ये सब कुछ खुलेआम और बहुत ही ज्यादा हाई एडवांस लोग रहते हैं। रचना ने जब यहाँ की चकाचौंध देखी तो यहाँ इसके अंदर की जो ख्वाहिश थी वो और भी ज्यादा उसे तकलीफ देने लगी। अब वो यहाँ पर भी किसी को तलाश करने लगी थी और उसका पहला शिकार बनता है केबल का काम करने वाला एक केबल ऑपरेटर, जिसका नाम पंकज पवार होता है। पंकज पवार जब पहली बार टीवी का केबल लगाने के लिए रचना के घर आया था, तभी से रचना ने उसे अपना पहला शिकार सेलेक्ट कर लिया है था और वो भी रचना को देख करके दीवाना सा हो गया था। ज्यादा समय नहीं लगता है उसे रचना के बेड तक जाने में और रचना जो है उसके साथ अपना वही खेल शुरू कर देती है। कुछ दिन ही बीते थे कि जब पंकज से रचना बोर होने लगी तो जो रचना का सामना है वो होता है गुलजार नाम के एक युवक से, और गुलजार के साथ भी रचना जो है वो इसी तरह का काम करने लगती है। गुलजार के साथ करते हुए कुछ दिन हुए थे कि तीसरा व्यक्ति उसे टकरा जाता है, जिसका नाम करीम होता है, और करीम से भी इसकी करीबियां और नजदीकियां बढ़ने लगती है और करीम के साथ भी इसके रिश्ते बनते हैं और इसके साथ इसका रिश्ता जो है वो कुछ ज्यादा ही गहरा हो जाता है। करीम का और इसका रिश्ता कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। इधर एक दिन की बात है कि करीम को एक फोन आकर के पहुंचता है और वो फोन होता है करीम के एक बचपन के दोस्त का, जिसका नाम राकेश होता है। राकेश करीम को शराब के नशे में फोन लगा करके कह रहा था कि यार करीम, तू तो लड़कियों के मामलों में खिलाड़ी है, तुझे तो बहुत सारी ऐसी मूवीज देखने का भी शौक है, दिन में 4-5 तो तू ऐसी मूवीज देख ही लेता है। तो यार मुझे ये बता कि जैसा उन फिल्मों में जैसी हीरोइन होती है, क्या ऐसी किसी लड़की से या किसी ऐसे महिला से तेरा संपर्क नहीं है, या कोई ऐसी मुझे दिला दे। बाकी ऐसी लोकल तो मैंने बहुत देख ली, पर एक दिल में ये चाह है कि उस तरीके की वैसी या फिर उसकी जैसी दिखने वाली कोई महिला हो तो मजा ही आ जाए, जिंदगी के मैं मजे लेना चाहता हूँ। इस पर करीम जो होता है वो राकेश से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एक है मेरे पास, अपना स्पेशल आइटम है, उसे तू गलत मत समझना, वो कोई व्यापार नहीं करती है। मैं जब तुझे उसके पास अपने पास भेजूंगा तो तू खुद देख लेगा। तू जानता है वो एक फेमस अदाकारा की तरह दिखती है और वो बिल्कुल ही उसी की तरह खूबसूरत है, तू जाएगा तो तू खुद देख लेना जा करके। राकेश खुश हो जाता है और अगले ही दिन करीम जो होता है वो राकेश को उसके पास भेज देता है, रचना के पास। अपने दिमाग में वो हीरोइन की खूबसूरती रखे गया था, जबकि वो नहीं जानता था कि वो रचना कैसी है। लेकिन जब रचना को वो पहली बार देखता है तो यकीनन वो कहो काफी ज्यादा खूबसूरत है। और फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो कहानी की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि कैसे रचना और रचना के बीच, राकेश के बीच में सब कुछ होता है और अगले ही दिन के लिए उसे सामूहिक कार्यक्रम के लिए न्योता मिल जाता है। राकेश करीम को बताता है तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे रचना ने पहले ही बताया है। और अगले ही दिन जो है वो चारों ही लोग वहां पर जाकर के जमा हो जाते हैं और फिर आखिरकार रचना ने ही सभी को खुद से ही इनवाइट किया था, तो जाहिर सी बात है वो लोग तो जाने ही वाले थे। लेकिन आज जो रचना ने प्लान बनाया था कि वो किस तरह से इस पार्टी को एंजॉय करेगी, किस तरीके से सबके साथ अपना समय बिताएगी, तो जाहिर सी बात है वो लोग भी काफी ज्यादा खुश थे आज की रात को लेकर के। बड़ी ही वहां पर पार्टी में खाने पीने की खूब व्यवस्था होती है, जम करके नाच गाना होता है, नशे का खूब बंदोबस्त किया जाता है और खूब पिया भी जाता है। रचना भी पीती है और पांचों लोग जो है वो खूब नशे में झूमने लगते हैं और फिर उस कमरे में धीरे धीरे वो कार्यक्रम शुरू हो जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद उस कमरे में 5 लोग मौजूद थे और पांचों लोगों का जो शरीर था वो निर्वस्त्र हो चुका था। और फिर वो बारी बारी से रचना जो है वो खेलना शुरू कर देती है, उसके साथ कुछ अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद जो वो कमरे में होता है दोस्तों, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि किस प्रकार से वो चारों लोग जो है वो रचना के साथ समय बिताते हैं। लेकिन रचना भी खुद हुई उन सब चीजों की ख्वाहिशमंद थी और इतना भयंकर उस कमरे में उस रात का प्रोग्राम होता है कि सुबह होते होते चारों लोग जो है वो हार जाते हैं, लेकिन रचना नहीं हारती। और रचना अगले दिन सुबह चारों से कहती है कि मजा आ गया, ऐसा आनंद, ऐसा अनुभव तो मैंने पहले जिंदगी में कभी प्राप्त ही नहीं किया था और अब जो है ये प्रोग्राम हर हफ्ते इसी प्रकार से बनेगा और इसी तरह से चला करेगा। चारों भी काफी ज्यादा खुश थे। अलग अलग गिफ्ट्स, कुछ पैसे वो रचना को देते हैं और फिर उसके बाद वहां से चारों चले जाते हैं। बेचारा इसका पति दिन रात टैक्सी चलाता, दूर दूर तक सवारियों लेकर जाता, 2-2, 3-3 दिन में आता और उसके पीछे रचना जो थी वो अलग अलग पुरुषों के साथ गलत काम करती थी। लेकिन वो ये काम पैसों के लिए नहीं करती थी, हालांकि जिसे जो अपनी खुशी से देना था वो दे देता था, लेकिन वो सिलेक्टेड आदमियों के साथ ही वो काम किया करती थी, ऐसा उसका जो पहले का ही पैशन था। इधर होता क्या है, जो करीम की पत्नी होती है जिसका नाम शिवा होता है, करीम के घर में और शिवा के घर परिवार में जो है वो लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी हो जाती है कि शिवा को घर से निकाल दिया जाता है, करीम के परिवार वाले निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब ये हमारे घर में नहीं रहेगी और अगर तुम भी इस घर से जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो। शिवा जो थी वो उस वक्त गर्भवती थी, करीम को कोई रास्ता नहीं सूझता है तो वो उसे सीधे रचना के यहाँ लेकर चला जाता है और वो प्रेगनेंसी तक रचना तक गुजारिश करता है कि प्रेगनेंसी तक वो रचना को जो है वो शिवा को अपने घर में रखे,
करीम के कहने पर रचना जो है उसे कमरा भी दे देती है। अब शिवा वहां पर रहने लगी थी। अब जैसे अलग अलग लोग आते और रचना अपना प्रोग्राम शुरू करती, तो शिवा को ये सब कुछ पता चलते हुए ज्यादा देर नहीं लगी। उसे समझ में आ चुका था कि रचना कैसी औरत है। उसे घिन आने लगी थी उसे। वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। और करीम भी जो था वो भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसकी बात ही नहीं सुनता था। वो कहता था कि जब तक तुम्हें डिलीवरी नहीं हो जाती हमें यहीं रहना होगा, और फिर उसके बाद मैं अपने घर पर बात करूंगा, फिर मामले को शांत करने की कोशिश करूंगा। अब होता क्या था कि ऊपर बना एक कमरा तो शिवा को दे दिया गया था, लेकिन अब हर हफ्ते ये जो सामूहिक प्रोग्राम यहाँ पर चला करता था, शिवा अपने कमरे में रहती। इन लोगों को लगता था कि शिवा अपने कमरे में है, इस आराम कर रही होगी, वो नीचे उतर करके क्या ही आएगी और क्या ही देखेगी। लेकिन नीचे जब इतना हो हल्ला हुड़दंग चलता था और जब इतना मौज मस्ती का आवाज होता था, जो दौर वहां पर चला करता था, तो वो आवाज जो था वो ऊपर कमरे तक भी जाती थी। और शिवा ने जब आ करके देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था और देखा था कि एक महिला जो है वो चार चार पुरुष के साथ इस तरह से समय बिता रही है, और वहां का क्या मंजर होगा। शिवा वापस अपने कमरे में चली जाती है। वो सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन वो करे तो क्या करे। और एक दिन होता क्या है कि जब इसका पति घर पर होता है रचना का, और रचना किसी काम से बाहर गई हुई होती है, तो शिवा जो होती है वो रचना के पति भोजराज को ये बात जाकर के बता देती है कि आपके पीछे से इस तरह का कार्यक्रम इस घर में चला करता है। भोजराज सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो जानता तो पहले से इसकी हरकतों के बारे में था, लेकिन वो करे क्या। वो शिवा से कहता है कि बस मेरा इतना सा काम कर देना है कि अगली बार जब मैं घर पर ना रहूं और इस तरह का प्रोग्राम चलता रहे तो तुम मुझे फोन करके एक बार बता देना। और वैसा ही होता है। इस हफ्ते जब ये फिर से प्रोग्राम रात को चल रहा होता है, अचानक से बेडरूम में आकर के पहुंच जाता है भोजराज। चारों लोग और जो रचना होती है वो देख करके चौंक जाती है कि ये अंदर कैसे आया है। दरअसल शिवा ने दरवाजा धीरे से खोल दिया था और इन्हें पता ही नहीं चला। अब भोजराज जब वहां पर आकर देखता है तो पांचों जिस हालत में उस कमरे में नजर आते हैं, लेकिन रचना की बेशर्मी की हद तब हो जाती है जब वो अपने पति भोजराज से इतनी नशे में टून होती है कि वो भोजराज से कहती है कि आओ तुम भी शामिल हो जाओ और देखो इस काम में कितना ज्यादा मजा आता है। भोजराज की आंखों में तो जैसे खून ही उतर आया था। वो इतना ज्यादा गुस्से में पागल हो चुका था कि वो रचना पर झपट पड़ता है और उसके साथ हाथापाई करने लगता है, और चारों लोगों को भी वो गंदी गंदी गालियां देकर के घर से निकल जाने को कह रहा था। रचना में ही नशे में थी, इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो अपने चारों दोस्तों से कहती है कि देख क्या रहे हो, पकड़ लो इसे और इसे मार डालो। और फिर उसके बाद दोस्तों वो जो चारों लोग होते हैं पकड़ लेते हैं भोजराज को, और फिर भोजराज की वहां पर दुनिया से विदाई कर दी जाती है। दोस्तों भोजराज की जो था वहीं पर पड़ा रहता है, और सारी रात वहां पर उसकी बॉडी पड़े रहने के बावजूद पांचों लोग जो है वो गंदा काम उस कमरे में करते हैं। सुबह जब सबका नशा उतरता है और होश में आते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने कितना बड़ा कांड रात को कर दिया है। अब कांड तो हो चुका था, अब क्या किया जाए। अब किसी तरह इस चीज को ठिकाने लगाने की जरूरत थी। दोस्तों ये लोग मार्केट से सामान लेकर के आते हैं और भोजराज के शव को जो था वो कई टुकड़ों में बांट देते हैं, और फिर उसके बाद इंतजार किया जाता है अगली रात आने का, और फिर उसके अलग अलग स्थानों पर ले जाकर के गड्ढा खोद करके उसे दफना दिया जाता है। भोजराज कहाँ पर लापता हो गया किसी को खबर नहीं थी, और ना ही कोई इसे लापता होने की खबर भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। लेकिन बच्चे तो काफी छोटे थे और पत्नी ने ही किया था, बाकी भोजराज का कोई था ही नहीं। ताकि भोजराज लापता हो ये बात की खबर भी किसी को नहीं लगने वाली थी। लेकिन शिवा एक ऐसी थी जो सब कुछ जानती थी, और इसके मन में अंदर ही अंदर चल रहा था कि जो भी हो इन लोगों को किए की सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। लेकिन रचना इतनी शातिर खिलाड़ी थी कि रचना को भी समझ चुकी थी कि इसे सब पता चल चुका है, ये कभी भी खतरा बन सकती है। वो करीम से कहती है कि तुम्हारी अपनी पत्नी शिवा और सिमरन, उसका नाम सिमरन और शिवा दोनों भी था। दोस्तों तुम्हारी पत्नी जो सिमरन है ये जो है वो सब कुछ जो कुछ इस घर में हुआ वो सब कुछ जान चुकी है, और आज नहीं तो कल अगर इसने मुंह खोल दिया तो तुम, मैं और हमारे जो तीनों दोस्त हैं हम तीनों ही सारे के सारे जेल की चक्की पीसेंगे। इसीलिए तुम जैसे भी हो अपनी पत्नी को भी तुम्हें रास्ते से हटाना होगा। और वो जो करीम होता है वो भी रचना की बातों में आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ वो भी वही सह करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जो सिमरन थी वो सब कुछ अपने कानों से सुन रही थी। वो तुरंत घर से निकल करके भागती है और भाग करके वो एक समाज सेवी महिला कार्यकर्ता के पास जाकर पहुंचती है, और वो अपने आंखों देखकर सारा हाल उसके सामने बयां कर देती है। वो सामाजिक कार्यकर्ता महिला शिवा को ले जाकर के थाने पहुंचती है, और फिर वहां जाकर पूरी कहानी सुनाई जाती है। पुलिस जो है वो सकते में आ जाती है कि इतना बड़ा कांड शहर में हो गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं पहुंची। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और जाकर के रचना को हिरासत में लिया जाता है। करीम भी उस वक्त वहीं पर मौजूद होता है। दोनों को थाने ला करके जब पूछताछ की जाती है तो दोनों अपनी गुनाह पुलिस के आगे कबूल कर लेते हैं, और क्योंकि पुलिस की सख्ती के आगे दोनों टिक नहीं पाए थे। उनके बताए अनुसार बाकी 3 लोग थे, जो पंकज पवार, राकेश और गुलजार, तीनों को भी हिरासत में ले लिया जाता। वो भी अपनी गुनाह कबूल कर लेते और उनकी निशानदेही पर जहां जहां उन्होंने बॉडी को सेटल किया फेंका था उसे भी बरामद कर लिया जाता है।
और इनके खिलाफ संबंधित विभिन्न तरह के तरफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। फिर दोस्तों वहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से एक महिला, ये आप इसे एक बीमारी भी कह सकते हैं, एक मेंटल बीमारी भी कह सकते हैं, या फिर एक फैंटेसी भी कह सकते हैं। रिश्ता बनाने की ऐसी फैंटेसी कि जो को किसी एक पुरुष या किसी एक महिला से उसकी जो जरूरत है वो पूरी नहीं होती है, और उसे सनक चढ़ती है अलग अलग लोगों के साथ बार बार गलत करने की, और फिर बाद में सामूहिक लोगों के साथ ऐसा करने की। और इतनी ज्यादा सनक बढ़ जाती है कि फिर वो अपना अच्छाई और बुराई भूल जाता है, और किसी की जान लेने तक में वो संकोच नहीं करते। ये तक उसने नहीं सोचा कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने उन्हीं के पिता की वो दुनिया से भेज चुकी थी, और खुद भी वो जेल चली गई। अब वो बेचारा बच्चे बेचारा किसके सहारे जिएंगे, क्योंकि भोजराज के परिवार में कोई था ही नहीं। अब क्या ये जो रचना है इसके परिवार वाले उन बच्चों को अपनाएंगे? लेकिन ये घटना लिखे जाने तक, जानकारी जुटाई जाने तक, वो जो दोनों बच्चे थे उन्हें चाइल्ड केयर होम में भेज दिया गया था दोस्तों। क्या उन बच्चों का भविष्य बनेगा, और क्या ही आगे चल करके वो बनेंगे। एक माँ की एक गंदी आदत, गंदी नीयत ने ऐसा खेल खेला कि 3 जिंदगियां एक साथ बर्बाद कर दी। एक की तो उसने जिंदगी ले ली, और 2 बच्चों को अनाथ करके उनका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। ऐसे लोगों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिल सके दोस्तों उतना कम है। तो दोस्तों ये थी घटना। आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करते जाइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।